हेलो दोस्तों, अब हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारा पार्ट 6 है, जिसमें हम भारत के यातायात एवं व्यापार एवं संचार के बारे में पढ़ेंगे। भारत के यातायात, व्यापार एवं संचार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हों तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगता है आपको, कैसा नहीं। अगर कुछ कमियां हों तो मैं उसमें सुधार करूं। सबसे पहले देखते हैं यातायात। यातायात किसे कहते हैं? हम अपने घर से खेतों तक जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, नानी के यहाँ जाते हैं, नाना के यहाँ, मामा के यहाँ, दीदी के यहाँ। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, पैदल तो जाते नहीं हैं, किसी वाहन से जाते हैं। जिस वाहन से जाते हैं वे यातायात के साधन कहलाते हैं, जैसे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, बस, ट्रक। ये सब क्या है? यातायात। ये तो स्थल के हो गए हैं। अब समुद्र में, नदियों में नाव चलती है, पानी की जहाज चलते हैं, छोटी छोटी बोटें चलती हैं। ये सब क्या है? व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, या उससे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। अब तो हम देख चुके स्थल यातायात, जल यातायात और वायु यातायात। वायु यातायात जैसे हमें भारत से किसी दूसरे देश जाना है, अमेरिका जाना है, श्रीलंका जाना है, तो हम हेलीकॉप्टर, वायुयान से जाएंगे। तो हेलीकॉप्टर, वायुयान, एरोप्लेन, ये सब क्या है? वायुयान के अंतर्गत आते हैं, वायुमार्ग के अंतर्गत आते हैं। अब समझते हैं, इन सब के लिए हम बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, साइकिल, रिक्शा, टेम्पो, बस, रेल आदि साधनों का प्रयोग करते हैं। ये सभी यातायात के साधन कहलाते हैं। अब यातायात के साधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला, स्थल मार्ग के साधन। जो साधन जमीन पर चलते हैं स्थल मार्ग के साधन कहलाते हैं। दूसरा है जल मार्ग के साधन। जो साधन पानी पर तैरते हैं जल मार्ग साधन के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा, वायु मार्ग के साधन। जो साधन हवा में उड़ते हैं वायु मार्ग के साधन के अंतर्गत आते हैं। जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति व वस्तुओं का आवागमन होता है उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। ये परिभाषा होगी। अब देखते हैं स्थल मार्ग के साधन के अंतर्गत क्या क्या आता है। दोस्तों, अब स्थल मार्ग के साधन के अंतर्गत हम देखते हैं, धरातल पर आने जाने के रास्तों को स्थल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग में सड़क और रेल मार्ग दोनों सम्मिलित हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा सड़कों के विकास पर जोर दिया गया। इसके लिए सड़कों को कई भागों में बांटा गया या कई वर्गों में बांटा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें व ग्रामीण सड़कें। धरातलीय बनावट के कारण भारत के सभी भागों में सड़कों का विकास समान रूप से नहीं हुआ है। उत्तर के मैदानी भागों और दक्षिणी भागों में सड़कों का विकास अधिक हुआ है, जबकि राजस्थान, असम और जम्मू कश्मीर राज्यों में ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जैसे राजस्थान में रेतीली ज़मीन है, जम्मू कश्मीर में पहाड़ी ज़मीन है, और पश्चिम बंगाल साइड दलदली ज़मीन है, इसलिए
वहाँ पर सड़कों का विकास सही से नहीं हो पाया, जबकि भारत के गंगा का मैदानी भाग और इधर दक्षिणी भाग में सड़कों का अधिक विकास हुआ है। शेर शाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। इसे ही ब्रिटिश काल से ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है। शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। इसे ही ब्रिटिश काल से ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, यानी कि जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, जो अपने कानपुर कन्नौज होते हुए अमृतसर जाता है। वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है। भारत के प्रमुख सड़क मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1 यानी कि नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से अमृतसर तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जिसे NH2 नेशनल हाईवे 2 जो दिल्ली से कोलकाता तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 NH7 नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। ये हमारे सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को मानचित्र पर देखेंगे। इस समय अपने देश में 52.32 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। हमारे देश में कितनी लंबी सड़कें हैं? 52.32 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 1,04,75 किलोमीटर है, जो कि कुल लंबाई का 2% है। फिर भी कुल यातायात का 40% भार वहन करता है। अब भारत का एक स्वर्णिम महामार्ग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग यह 4 महानगरों को मिलाता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ते हुए लगभग 5,846 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बनाया जा रहा है और उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, जो कि 4,016 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है। पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक 3,640 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज है जो 4 देश के जो बड़े महानगर हैं उनको जोड़ता है। सबसे पहले दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई को जोड़ता है। और उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा है, जो उत्तर दक्षिण गलियारा है जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 4,016 किलोमीटर है। एवं पूर्व पश्चिम गलियारा है जो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक 3,640 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। अब देखते हैं भारतीय रेल मार्ग। भारत में रेल मार्ग वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। इस समय भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 66,687 किलोमीटर है। इस दृष्टि से भारतीय रेल मार्ग का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई 66,687 किलोमीटर है। इस दृष्टि से भारतीय रेल मार्ग विश्व का दूसरा बड़ा रेल मार्ग है। रेलों के विकास के कम समय में अधिक यात्रियों का आना जाना और माल ढुलाई संभव हो गया है। डीजल और बिजली के इंजनों के प्रयोग से रेलगाड़ियों की गति तेज हो गई है।
इस समय भारत में तेज गति से चलने वाली अनेक रेलगाड़ियां हैं, जैसे शताब्दी एवं राजधानी एक्सप्रेस। भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाणे तक 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई थी। अगर आपसे ये कोई पूछे कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो आप कहेंगे 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। मैदानी भागों में रेल मार्ग बनाना आसान होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन। पहाड़ी क्षेत्र में तेज ढाल व तीखे मोड़ होते हैं, जो रेल मार्ग बनाने में समस्या उत्पन्न करते हैं। यहाँ सुरंगें बनाकर, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें रेल मार्ग सीधा सीधा ना, टेढ़ा मेढ़ा ना बना के पहाड़ों में सुरंगें खोद कर बनाई जाती हैं। सुरंगें बनाकर रेल मार्ग बनाने पड़ते हैं, जिसमें अधिक धन खर्च होता है। भारत के दक्षिणी भाग के पठारी होने के कारण यहाँ के रेल मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं। भारत के पश्चिमी तट पर भोर घाट, पाल घाट एवं थाल घाट आदि दर्रों के सहारे रेल मार्ग बनाए गए हैं। दक्षिण भारत में जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर पश्चिमी तट पर भोर घाट, पाल घाट एवं ताल घाट दर्रे हैं, उनके सहारे रेल मार्ग बनाए गए हैं। कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई महानगरों में यातायात की सुविधा के लिए जमीन के अंदर भी रेल मार्ग बनाए गए हैं। इसे मेट्रो रेल मार्ग कहा जाता है। अपने प्रदेश के लखनऊ सहित भारत के कई अन्य राज्यों में इस प्रकार के रेल मार्ग मेट्रो बनाए जा चुके हैं। अब अपने कानपुर में भी मेट्रो लाइन चालू है। क्या आप जानते हैं भारत की बड़ी नवीनतम रेल मार्ग परियोजना कोंकण रेलवे है? यह महाराष्ट्र के रोहा नामक स्थान से गोवा होते हुए कर्नाटक के मंगलौर स्थान तक जाता है। इसका मुख्यालय पणजी में है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग 26 जनवरी 1995 से प्रारंभ है। अब देखते हैं जलमार्ग। आप तो यह जानते ही हैं कि नाव, स्टीमर, पानी का जहाज आदि कहाँ चलते हैं। जहाँ चलते हैं उसे जलमार्ग कहा जाता है। यह यातायात का सबसे सस्ता साधन है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग वो होता है जो देश के अंदर नदियों में, नहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रियों को ढोया जाता है या माल को ढोया जाता है। दूसरा है समुद्री, जो एक देश से दूसरे देश के लिए जो समुद्री जहाज चलते हैं, वो समुद्री जलमार्ग के अंतर्गत आता है। अब सबसे पहले देखते हैं आंतरिक जलमार्ग। नदियों व नहरों में नाव व स्टीमर द्वारा यात्रा करने और माल आने जाने को आंतरिक जलमार्ग परिवहन कहते हैं। भारत में आंतरिक जलमार्ग का प्रयोग बहुत पहले से होता रहा है। रेल मार्गों के निर्माण से पहले यातायात का जो मुख्य साधन जल मार्ग ही था। पहला जलमार्ग कौन सा है? गंगा नदी पर प्रयागराज व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा मार्ग है। तीसरा केरल के चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिमी तट के कोल्लम कोट्टापुरम खंड 204 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। काकीनाडा पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ गोदावरी कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1095 किलोमीटर लंबा है। अब देखते हैं समुद्री जलमार्ग।
समुद्री जलमार्ग समुद्र के रास्ते से यात्रा करने व माल आने जाने को समुद्री जलमार्ग परिवहन कहते हैं। इस यातायात के साधन का प्रयोग दूसरे देशों में जाने व माल लाने ले जाने के लिए किया जाता है। हमारे देश का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। समुद्र के किनारे बने पत्तनों बंदरगाहों से बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों द्वारा विभिन्न देशों की यात्राएं की जाती हैं। पत्तनों में जहाज़ों पर सामान लादने व उतारने की व्यवस्था रहती है। आपसे जैसे जहाँ पर बस खड़ी होती हैं, अपने यहाँ उसे बस स्टैंड कहते हैं। जहाँ पर एरोप्लेन खड़े होते हैं उसे हवाई अड्डा कहते हैं। और जहाँ पर समुद्र के किनारे बड़े बड़े जहाज खड़े होते हैं, जहाँ से माल लादा जाता है और उतारा जाता है, उनको बंदरगाह कहते हैं। समुद्र तट पर वह स्थान जहाँ पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारते चढ़ाते हैं, उसे पत्तन कहते हैं या कहलाते हैं या बंदरगाह कहते हैं। मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, तूतीकोरिन, मारगांव, कांडला, न्यू मंगलोर, कोच्चि, नावा शेवा, जवाहरलाल नेहरू, विशाखापत्तनम, चेन्नई और एन्नोर भारत के बड़े पत्तन हैं, यानी कि बड़े बंदरगाह हैं। अब देखते हैं वायु मार्ग। हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर आसमान में जिस रास्ते पर उड़ते हैं उसे वायु मार्ग कहते हैं। वायु मार्ग यातायात का सबसे तेज गति का साधन है, लेकिन ये अधिक महंगा पड़ता है। भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के मध्य हुई थी। 1953 से भारतीय वायु यातायात की व्यवस्था केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ली। भारत में एयर इंडिया के अतिरिक्त अनेक निजी कंपनियां भी सेवाएं दे रही हैं। भारत में अनेक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वे स्थान हैं जहां से हवाई जहाज विदेशों के लिए उड़ते हैं। घरेलू हवाई अड्डों से देश के अंदर की यात्राएं की जाती हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्गत नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, बेंगलुरु आदि हैं। अब देखते हैं ये व्यापार। यातायात तो हमने पढ़ लिए, अब देखते हैं व्यापार। जब आपके घर में किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो आप उसे कैसे और कहाँ से लाते हैं? आप बाजार जाते हैं, वहाँ दुकानदार से अपनी आवश्यकता की चीज़ मांगते हैं। दुकानदार उस वस्तु के खरीद मूल्य पर कुछ लाभ जोड़कर आपसे धन लेता है और आपको वह वस्तु दे देता है। इस लेन देन की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने व बेचने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्यापार। इसी प्रकार जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं, यानी कि इम्पोर्ट। और अपने देश में आवश्यकता से अधिक पैदा हुई या बनी वस्तु जब किसी दूसरे देश को बेचता है तो उसे निर्यात कहते हैं। अगर हम कहें कि आयात और निर्यात, आयात किसे कहते हैं? जैसे किसी देश, हमारे देश में गेहूं की कमी है तो हम किसी दूसरे देश से मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। अब जैसे आलू की फसल हुई, आलू भारत देश में बहुत अधिक मात्रा में पैदा किया गया किसी वर्ष, तो उसको हम विदेशों में निर्यात कहते हैं, जिसे एक्सपोर्ट कहते हैं। देश के भीतर विभिन्न राज्यों द्वारा एक दूसरे के सामान खरीदना या बेचना भी आयात निर्यात की श्रेणी में आता है। व्यापार दो प्रकार का होता है, देशी व्यापार, विदेशी व्यापार। भारत का देशी व्यापार। देशी व्यापार का अर्थ है देश की सीमा के भीतर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की खरीद व बेच करना। जो देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में
खरीदारी करना, बेचना, ये क्या कहलाता है? देशी व्यापार के अंतर्गत आता है। जो राज्य जिस वस्तु का अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं वे दूसरे राज्यों को बेचते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में गेहूं हुआ, जम्मू कश्मीर में दे दिया, बेच दिया। जम्मू कश्मीर में सेव हुए, उत्तर प्रदेश में बेच दिए। ये क्या है? देशी व्यापार के अंतर्गत आता है। भारत का विदेशी व्यापार देखते हैं। दो देशों के बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जैसे भारत ने चीन से कुछ मंगाया, चीन ने भारत से कुछ मंगाया। जैसे भारत ने अमेरिका से कुछ मंगाया और अमेरिका ने अपनी आवश्यकता के अनुसार भारत से जो वस्तुएं मंगाई। ये आदान प्रदान क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। भारत की विदेशी व्यापार नीति द्वारा व्यापार को प्रशासनिक नियंत्रण से अधिकांशता मुक्त रखते हुए बहुत कम प्रतिबंध लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बढ़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल सकती हैं। इस कारण आवश्यकता के अनुसार सभी देशों को आयात और निर्यात करना पड़ता है। भारत का विश्व के अधिकांश देशों के साथ व्यापारिक संबंध है। भारत के प्रमुख आयात और भारत के प्रमुख निर्यात, यानी कि भारत विदेशों से क्या क्या मंगाता है और क्या क्या भेजता है। जैसे भारत विदेशों से मशीनें मंगाता है, कृषि उत्पाद मंगाता है, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद मंगाता है, मोती व बहुमूल्य रत्न को मंगाता है, रसायन और संबंधित उत्पाद मंगाता है, कोयला तथा कोक मंगाता है, लोहे तथा इस्पात की वस्तुएं मंगाता है और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं विदेशों से मंगाता है भारत। और निर्यात क्या क्या करता है? कृषि एवं संबंधित उत्पाद, अयस्क एवं खनिज, रत्न व आभूषण, रसायन व संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद, वस्त्र तथा तैयार कपड़े, हस्तकला की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ये भारत क्या करता है? मंगाता, ये बेचता है भारत। और मशीनें, कृषि, पेट्रोलियम, ये सब क्या आयात करता है और ये चीजें बेचता है। संचार, आपको अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को यदि अपने घर दावत में बुलाना होता है या उसे कोई सूचना जानकारी देनी पड़ती है तो आप कैसे देते हैं? या फोन से। आप अपने दोस्त या रिश्तेदार के पास बिना गए या बिना किसी को उन तक भेजे कोई सूचना या जानकारी देने व विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वे सभी संचार के साधन कहलाते हैं। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत 1766 ईस्वी में हुई थी। अपने देश भारत में संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी डाक व्यवस्था है। यह पत्र, तार, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली व टेलीफोन के बिल आदि स्थल, जल या वायु मार्ग द्वारा लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचाता है। हम लोग टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग भी बातचीत के लिए करते हैं। इस व्यवस्था को दूरसंचार कहते हैं। भारतीय दूरसंचार व्यवस्था
एशिया में सबसे आगे है। रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारियाँ घर बैठे बैठे प्राप्त कर लेते हैं। टेलीविज़न फिल्मों व सीरियलों द्वारा हमारा मनोरंजन भी करता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से इस प्रकार बात कर लेते हैं जैसे वह हमारे सामने ही बैठा है। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपके बालों जितने महीन खोखले तार होते हैं। टेलीफोन कॉल, टीवी की तस्वीरें, कंप्यूटर डाटा, इनसे होता हुआ लंबी से लंबी दूरी तय कर सकता है। आजकल संचार को और अधिक तीव्रगामी एवं भेजे गए सिग्नलों की गुणवत्ता को शुद्ध बनाए रखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर तकनीक का उपयोग किया जाता है। आपकी उंगली जितना मोटा एक ऑप्टिकल केबल कई बार में कई हजार टेलीफोन और कॉल और सिग्नल को प्रेषित कर सकता है। कई दूरसंचार कंपनियां टेलीफोन संकेतों को संचारित करने के लिए केबल टीवी के सिग्नल के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कर रहा है। जैसे दूरसंचार के साधन रेडियो, कम टेप रिकॉर्डर, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, फोन, इंटरनेट कंप्यूटरों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी सहायता से एक कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को संचार के किसी भी भाग में स्थित नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसकी सहायता से संदेशों और सूचनाओं को दूर दूर तक भेजा जा सकता है। जैसे एक हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें स्थानीय कंप्यूटर, कंप्यूटर डाटा भंडार, इंटरनेट सर्विस प्रबंधक, अन्य स्थानीय कंप्यूटर, विश्वव्यापक जाल, अन्य ISP और उनका उपयोग, सभी व्यापक नेटवर्क को ISP से जोड़ना। संचार उपग्रह। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम ने कैसा क्रिकेट खेला। पहले हम इसका सीधा प्रसारण नहीं देख पाते थे, पर अब हम टेलीविज़न और इंटरनेट की सहायता से तुरंत ही क्रिकेट मैच हो या कोई उत्सव समारोह सीधा प्रसारण देख सकते हैं। इसे संभव बनाया गया है संचार उपग्रहों ने। इस समय संचार उपग्रह दूरस्थ शिक्षा, ग्राम विकास, महिला एवं शिशु कल्याण, पंचायती राज, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जनसंख्या नियंत्रण आदि कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। भारत के इनसेट श्रृंखला के उपग्रह संचार कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। देखते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारिक मामलों की एक विश्व स्तरीय संस्था है जिसके भारत सहित अनेक देश सदस्य हैं। इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले WWW का विस्तारित रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। दोस्तों, हमारा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर कर दिया जिसमें यातायात, व्यापार और संचार है। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आशा करते हैं आप हमें सपोर्ट करेंगे।